गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा। देखिए, कल अपन हिंदी साहित्य में 12वीं आर्ट्स के छात्रों से मैं चर्चा कर रहा था कि जो अच्युत संस्कृति दोष है काव्य का, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है तब भाषा के संस्कार के गिरने से काव्य में ये दोष देखा जाता है, अच्युत संस्कृति दोष। जैसे परिभाषा कल मैंने आपको बताई थी, आज अपन इसका उदाहरण देखते हैं। अच्युत संस्कृति दोष, अच्युत संस्कृति दोष। इसका उदाहरण है, अच्युत संस्कृति दोष का उदाहरण है, मरम वचन में सीता बोला। मरम वचन में सीता बोला। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मरम वचन में सीता बोला, यहाँ पर जो क्रिया है वो पुल्लिंग की है और सीता जो है यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए व्याकरण संबंधी दोष है, क्योंकि बोला की जगह क्रिया बोली होना चाहिए था। तो यहाँ बोला क्रिया पुल्लिंग की है, बोला क्रिया पुल्लिंग की है, अतः काव्य का अच्युत संस्कृति दोष है। तो इस प्रकार से ये आपके काव्य का अच्युत संस्कृति दोष है। इसके बाद में पहला मैंने बताया था श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा अच्युत संस्कृति दोष, और अब जो तीसरा अगला दोष है वो है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष का मतलब ये है कि जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा या आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ये ग्राम्यत्व दोष देखा जाता है। भावार्थ ये है कि अपन जब ग्रामीण बोलचाल के जो शब्द हैं उनको जब अपन काम में लेते हैं काव्य के अंदर, तो वो ग्राम्यत्व दोष वहाँ पर माना जाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब कवि के द्वारा ग्रामीण परिवेश और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब काव्य का ग्राम्यत्व दोष होता है। इस प्रकार से ये आपका ग्राम्यत्व दोष है। परिभाषा आप वीडियो रोक करके अपने नोट्स की कॉपी में लिख सकते हैं। जब कवि के द्वारा ग्रामीण परिवेश और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब काव्य का ग्राम्यत्व दोष होता है। जिस प्रकार से इसका उदाहरण है, आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि खोपरी में परती पनहियाँ, खोपरी में परती पनहियाँ,
खोपरी में परती पन्हियाँ ब्रज नारिन की। ब्रज नारिन की, ये उदाहरण है ग्रामत्व दोष का। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने खोपरी और पन्हियाँ जैसे जो ग्राम्य शब्द हैं उनका प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर खोपरी वैसे सिर होता है इसका अर्थ, और पन्हियाँ ब्रज नारिन की, पन्हियाँ यानी जो उनका पहनावा है। तो ये एक ग्राम्यत्व दोष है यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण आम बोलचाल भाषा के शब्दों को काम में लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर काव्य का जो है ग्रामत्व दोष है, सबसे पहला श्रुति कटुत्व दोष काव्य का, दूसरा अच्युत संस्कृति दोष, और तीसरा आपका ग्रामत्व दोष। तीनों परिभाषा और उदाहरण के साथ मैंने आपको वीडियो में शेयर किए हैं। अब अगला जो चौथा दोष है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष है आपका चौथे नंबर का काव्य का, और इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आप लिखेंगे अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष, तो यहाँ पर भी जब कविता के अंदर अभद्रता सूचक, असाहित्यिक या लज्जाजनक शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है, और उसके पढ़ने से हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होता है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में अश्लीलत्व दोष की स्थिति बनती है कि जब कविता को पढ़ने से, सुनने से लज्जाजनक शब्द अपन देखते हैं, असाहित्यिक शब्द आते हैं, अभद्रता सूचक शब्दों को अपन पढ़ते हैं, तो उस कविता के अंदर भद्दापन पैदा हो जाता है और उसको पढ़ने पर अपने मन में घृणा का भाव पैदा होता है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर अश्लीलत्व दोष की स्थिति होती है। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब कविता में के अंदर अभद्रता सूचक, अभद्रता सूचक, असाहित्यिक एवं लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है। लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तथा कविता को पढ़ने से पाठक या श्रोता के मन में घृणा पैदा होती है। ऐसी स्थिति में काव्य का अश्लीलत्व दोष माना जाता है। तो इस प्रकार से यह आपकी अश्लीलत्व दोष की परिभाषा है। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुनें और लिखें। जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक एवं लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तथा कविता को पढ़ने से पाठक या श्रोता के मन में
घृणा पैदा होती है, ऐसी स्थिति में काव्य का अश्लीलत्व दोष माना जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण के अंदर अपन देखते हैं, जैसे दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाया, सुनने मात्र से ही मन में घृणा का भाव पैदा होता है। मैंने अपने यार को दस्त से खाना खिलाया, मैंने अपने यार को प्यास जब उसको लगी, प्यास जब उसको लगी, पेशाब मैंने कर दिया, पेशाब मैंने कर दिया। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अश्लीलत्व दोष हैं, क्योंकि कुछ अश्लील शब्द जैसे दस्त है, जैसे पेशाब है, ये शब्द कुछ अश्लील आम बोलचाल के शब्द हैं, जिनमें ऐसी स्थिति बनती है, घृणा जैसी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर दस्त जो शब्द आया है, दस्त का मतलब है हाथ, दस्त का मतलब है हाथ, और पेशाब का मतलब है पानी पेश करना। पेशाब का मतलब है पानी पेश करना। वैसे तो इसका अर्थ जो है शाब्दिक, दस्त से खाना खिलाया अर्थात मैंने अपने दोस्त को अपने हाथों से खाना खिलाया, और जब उसको पानी की प्यास लगी तो मैंने उसके सामने पानी पेश कर दिया। तो जो पेशाब शब्द है और जो दस्त शब्द है, ये दोनों शब्द यहाँ पर अश्लील हैं। ये जो दोनों शब्द हैं दस्त और पेशाब, ये दोनों बिल्कुल अश्लील शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर काव्य का अश्लीलत्व दोष है, और इसी कारण से ये उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। आप ध्यान रखिए, दस्त का मतलब हाथ है और पेशाब का मतलब पानी पेश करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अश्लीलत्व दोष की स्थिति बनी हुई है, घृणा का जो भाव है वो पाठक या श्रोता के मन में स्वतः ही पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका अश्लीलत्व दोष पूरा होता है। इसके बाद में जो पांचवा दोष है काव्य का, शब्द दोष जो अपन पढ़ रहे हैं, क्लिष्टित्व दोष। क्लिष्टित्व दोष क्लिष्टित्व दोष का मतलब है आसानी से समझ में नहीं आना, शब्दों को पढ़ने से सुनने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्लिष्टित्व दोष, जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है, वहाँ क्लिष्टित्व दोष होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब किसी रचना को पढ़ने या सुनने से उसका अर्थ सहज ही समझ में न आए, अर्थात पाठक या श्रोता के मन में अर्थ समझने में आसानी न रहे, तो काव्य का क्लिष्टित्व दोष
होता है। बार बार मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि इस वीडियो को रोक करके जितने भी वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासों का मतलब ये है कि आप साथ साथ पढ़ाई करें, और आप लोगों से मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप वीडियो को बीच में रोक करके इनकी परिभाषाएं, उदाहरण अपनी होमवर्क की कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इस पढ़ाई का ही सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब सामने आएगा तुम्हारे आने वाले समय में, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम रहेगा बाद में ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो आप लोग वीडियो को रोक करके परिभाषा को ध्यान से पढ़ें, लिखें अपनी होमवर्क की कॉपी में, और उदाहरण को तैयार करें, अच्छी तरह से परिभाषाओं को तैयार करें। अब यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ इसकी परिभाषा, ध्यान से देखें। जब किसी रचना को पढ़ने या सुनने से उसका अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए, अर्थात पाठक या श्रोता के मन में अर्थ समझने में आसानी ना रहे, तो काव्य का क्लिष्टित्व दोष माना जाता है। इस प्रकार से कोई भी उदाहरण अपन इसके ले सकते हैं, जैसे कहत कत परदेशी की बात, कहते कत परदेशी की बात, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अर्धि अवधि, मंदिर अर्ध अवधि, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अर्ध अवधि, बदी हमसो, बदी हमसो, हरी आहार चली जात, हरी आहार चली जात, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अर्ध अवधि, बदी हमसौ, हरी आहार चली जात। वेद नखत, वेद नखत, ग्रह जोरी, ग्रह जोरी, अर्ध करी, अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सोई बनत अब खात। यहाँ पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए एक संदेश है, एक शिकायत है जो कर रही है, और कह रही है कि कहत कत परदेशी की बात। सूरदास जी इस पद के कवि हैं, और सूरदास जी ने इस पद्य के अंदर कहा है कि गोपियों का विरह वर्णन इसमें सबसे ज़्यादा आया है, और विरह दशा का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि उस परदेशी श्री कृष्ण की बात मत पूछो। कहत कत परदेशी की बात, कि उस भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि उस परदेशी की बात तो पूछो ही मत। कहता कुछ और है और करता कुछ और है, क्योंकि हमसे मंदिर अर्ध यानी एक पक्ष का 15 दिन होते हैं, एक पक्ष के अंदर 2 पखवाड़े होते हैं अपने एक महीने में 15-15 दिनों के, तो उसके लिए यहाँ पर आया है मंदिर अर्ध अवधि। मंदिर अर्ध अवधि का मतलब है एक पक्ष, यानी 15 दिन लौट कर आने की बात कह करके गए थे। 15 दिनों में वापस लौट करके आने की बात कह करके गए थे। लेकिन अब तो हरी आहार, हरी आहार का मतलब होता है शेर का भोजन, मांस, और अपने यहाँ हिंदी में मास का मतलब होता है 1 महीना। मास का मतलब होता है 1 महीना। आहार, हरी आहार, हरी आहार का, हरी का मतलब शेर, आहार यानी उसका भोजन, मांस, अर्थात 1 महीना बीतने वाला है। भगवान श्री कृष्ण 15 दिन आने के लिए कह करके गए थे, और हरी आहार यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान से देखें, मंदिर अर्ध अवधि का मतलब है 15 दिन, ये 15 दिन हो गए, और हरी आहार का मतलब है शेर
का भोजन मास। और यहाँ पर मास का मतलब अपन 1 महीने से लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि उस परदेसी की बात तो पूछो ही मत। 15 दिन, एक पक्ष 15 दिन में आने की बात कह करके गए थे, अब तो 1 महीना बीत चुका है। इसलिए अब क्या कर रही हैं, वेद नक्षत्र, वेद होते हैं 4, नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र, 27। वेद तो होते हैं 4 और नक्षत्र यानी नक्षत्र होते हैं 27। ग्रह होते हैं 9, जोड़ी यानी जोड़ करके, जोड़ी यानी जोड़ करके। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ी यानी वेद नक्षत्र और जो है ग्रह, इन सबको जोड़ करके अर्धी करी, अर्धी करी यानी आधा करके, आधा करके यानी इनको जोड़ करके आधा करना है। तो 31 और 9 40, 31 और 9 कितने हो गए, 40। और 40 का आधा करना है। 40 का आधा होता है, 40 का आधा मतलब 40 माइनस 20 बराबर 20। आधा कितना हो गया, 20 हो गया। 4 वेद, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इन तीनों को जोड़ने पर वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ी, इनको जोड़ करके अर्धी करी, आधा करके सोई बनत अबखार, अर्थात 20 यहाँ पर आधा करने के बाद 20 बचता है। और 20 का अर्थ होता है बेटा विष, विष यानी जहर। 20 का मतलब विष और विष का मतलब होता है जहर, अर्थात ग्रहण, अर्थ ग्रहण करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है, इसलिए यहाँ पर काव्य का क्लिष्टित्व दोष है। कौन सा दोष है, काव्य का क्लिष्टित्व दोष। गोपियाँ कहती हैं मंदिर अरद अवधि, 15 दिन आने का वादा किया था, 15 दिन में लौट करके बदी, लेकिन हम सो हरि आहार चली जात। हरि आहार का मतलब शेर का भोजन मास, 1 महीना बीतने वाला है। अब तो हम क्या करेंगी, 4 वेद, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को जोड़ करके आधा करके ही खा लेंगी। आधा करने का मतलब इनको 40 का आधा करेंगे तो 20, और 20 का अर्थ होता है विष, विष यानी जहर। अब तो हम जहर खा लेंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से अर्थ ग्रहण करने में थोड़ी सी आसानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर काव्य का क्लिष्टित्व दोष है। इसलिए बेटा इस परिभाषा को और इस उदाहरण को अच्छी तरह से तैयार करें, याद कर लें, और इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ये आपका जो शब्द दोष है, जो 5 शब्द दोष मैंने आपको बताए हैं, ये अच्छी तरह से आप अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें, और नोट करके आप अच्छी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा जो है बेटा न्यून पदत्व दोष, जो कि वाक्य दोष के अंदर आता है। वाक्य दोष, शब्द दोष आपका पूरा हो चुका है। आज अपन वाक्य दोष की ओर जाएंगे। वाक्य दोष का मतलब जहाँ अर्थ में, समझने में पाठक या श्रोता के मन में वाक्य की परेशानी आती है, वाक्य कम ज़्यादा होते हैं, शब्द कम ज़्यादा होते हैं जोड़े हुए काव्य की पंक्ति में, तो वहाँ पर वाक्य दोष होता है। सबसे पहले वाक्य दोष की परिभाषा। वाक्य दोष की परिभाषा सबसे पहले लिखें, जहाँ किसी वाक्य, या आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जब किसी रचना में, जब किसी रचना में या वाक्यांश में, जब किसी रचना में दोष होता है, वाक्य में दोष होता है, तो वहाँ वाक्य दोष होता माना जाता है।
या लिख सकते हैं यहाँ। जब किसी रचना में वाक्यांश में दोष होता है या वाक्य में दोष होता है तो वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। उसके जो प्रमुख भेद हैं, जो प्रकार हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला है न्यून पदत्व। न्यून पदत्व दोष, जब किसी रचना में जो है शब्दों की कमी रह जाती है, वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ होता है पद या शब्द की कमी का होना। शब्द या पदों की कमी का होना, या इसके कारण अर्थ निकालने के लिए पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है काव्य का न्यून पदत्व दोष होता है। आप इसकी परिभाषा लिखें कि जब किसी रचना में जब किसी रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ है, न्यून पदत्व का अर्थ है शब्द या पदों की कमी का होना। पदों की कमी का होना। न्यून पदत्व का अर्थ है शब्द या पदों की कमी का होना। किसी रचना का अर्थ समझने के लिए पाठक या श्रोता को कुछ पद या शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं, तो ये है आपका न्यून पदत्व दोष। जब पद में शब्दों की या पदों की कमी रह जाती है और इस प्रकार से पाठक या श्रोता अपनी तरफ से रचना को समझने के लिए शब्द जोड़ता है और समझता है, तो वह न्यून पदत्व दोष होता है। आज बस इस वीडियो में इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं और लगातार अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक यू।